नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इट इज़ यूएस इम्ब्रोग्लियो। मतलब यूएस फंस चुका है, एक शर्मनाक परिस्थिति की ओर जा रहा है। जी हाँ, ये मेरा अपना निजी मतलब राय है। तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट विल हैपन एंड हाउ इट विल गो ऑन। And there's all about me. Myself, Maxim Sinha. I have done masters in history. Thereafter, I have qualified UGC NET exam 3 times for the paper Defense and Strategic Studies. After that, I served as a research associate at Center for Human Security Studies. Okay. देखिए यहाँ पे ट्रम्प साहब बहुत खुश मिजाज दिख रहे हैं, ठीक है, मिसाइल छोड़ने के बाद। लेकिन हकीकत कुछ और है, और जो कि मतलब सामने झलक के नहीं आ रहा है, और वो इन द बैक साइड ये सब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं लेट मी एक्सप्लेन। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कुछ सिंपल पॉइंट्स में, उसी तरह से मैं यहाँ पे भी सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम रेजिंग इज रेजिम चेंज सीम्स इम्पॉसिबल। रेजिम चेंज इम्पॉसिबल है। ये सब ऐसे दिखने में लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि ईरान के लोग जो है वो काफ़ी नाखुश है, और मोर देन 50% लोग, ठीक है, मोर देन 50% लोग ईरान के, दे आर अगेंस्ट ऑटोक्रेसी, या फिर थियोक्रेसी कह सकते हैं। दे आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के फेवर में है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो यूएस जो कर रहा है, अपने मन मुताबिक जो कर रहा है, इसके साथ वो एग्री करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये समझ में आ रहा है जो कि यूएस जो कर रहा है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, ठीक है। ये एक उसका एंगल निकल के आता है। और दूसरा पहलू जो निकल के आता है वो है एयर पावर अलोन इजंट इनफ। ये मैं क्यों बतला रहा हूँ? देखिए, एयर पावर से आपको एयर सुप्रीमेसी ज़रूर मिलता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, हवाई मार्ग को आप अपने हाथ में कर लेते हैं, लेकिन ज़मीन में जो होता है, ग्राउंड, ज़मीन में उतरना पड़ता है, बूट्स ऑन ग्राउंड जो कहते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये होना पड़ता है। विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड आप कहीं पे भी कब्जा नहीं कर सकते। आपको एयर डोमिनेंस, सुपीरियर एयर डोमिनेंस मिल गया, देन व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास कुछ और चारा है नहीं, तब आपको ज़मीन में उतरना ही पड़ेगा। अभी आप ज़मीन में अगर उतर गए तब बात कुछ और होगा। अभी जैसा दिख रहा है मंजर वैसा नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर आप वेस्ट एशियन हिस्ट्री को अगर पलट के देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे मिडल ईस्ट वर्ड नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये मिडल ईस्ट जो वर्ड है, ये एक वेस्ट का नेरेटिव है, मिडिल ईस्ट। क्योंकि वो जब विश्व को देखते हैं मिडिल ईस्ट, तब ये जो वेस्ट एशिया जो रीजन है वो उनके लिए मिडिल ईस्ट में आता है, ठीक है। पता नहीं इस बात का कितना सर पैर है, मेरे को तो कुछ सर पैर नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी अगर जब देखेंगे ये गल्फ रीजन को, तो हमारे लिए कौन सा जगह आता है? ये वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है। सो वी द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी डिसिप्लिन के हो, हम लोग इसे वेस्ट एशिया के हैं, यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच से हमें निकल के आना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये अंग्रेज़ों का जो अप्रोच है इसको लेके हम बैठे रहे? दैट्स नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो मैं एयर डोमिनेंस का बात कर रहा था। देखिए, ईरान जो है, ईरान ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। ये मिलिटरीली 9 साल तक सद्दाम हुसैन से लड़ता रहा, ठीक है। तो यूएस क्या भला है, यूएस से भी लड़ जाएगा, हारेगा जीतेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल फाइट टिल द एंड, ठीक है। और मैं जैसे कि मैंने पहले बोला था, दिस टॉलरेटेड 48 ईयर्स ऑफ सैंक्शंस उन्होंने झेल के रखा है, और वे कभी भी उन्होंने घुटने नहीं टेका। मैं यहाँ पे ईरान का कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एकेडमिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ईरान का मतलब जो कल्चर जो है, उनका जो माइट जो है, वो कितना मतलब किस पैमाने पे है, ठीक है। तो जितने हल्के में ले रहे हैं उतने हल्के में है नहीं, ठीक है। सो अगर तख्ता पलट करना होगा, अगर ट्रम्प साहब को अगर इस बात का जिद है कि वो तख्ता पलट करना चाहे, रेजिम चेंज करना चाहते हैं, देन यूएस ट्रूप्स उतरने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है। देखिए, डिफेंस स्टडीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक चीज़ पता होगा, देयर इज़ स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास पलट के देखना पड़ता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू मान लीजिए आप 1946 45 46 तक ले लीजिए, ठीक है, रफली ले रहा हूँ मैं। उसके बाद से लेकर अभी तक यूएस ने जितनी भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, उसमें उनके जनताओं का
आम यूएस नागरिक जो है उनका इतना सपोर्ट नहीं मिला है, ख़ास तौर पे वियतनाम वॉर में। ठीक है, वियतनाम वॉर में उनको सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, जब जब भी यूएस में कॉफिन वापस जाता है घर में, डेड बॉडी जाते हैं, सोल्जर्स के कॉफिन वापस जाते हैं, तब उनमें एक सवाल निकल के आता है। ठीक है, उनमें सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि क्यों, वाई वी आर सेंडिंग आवर ट्रूप्स देयर। ठीक है, ये वियतनाम वॉर में हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी हुआ था उनके समाज में, जो कि हम सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ईरान में अगर ये चीज़ निकल के आया, देन यही सवाल यूएस की जनता पूछेंगे। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि यूएस के जो जनता है, ठीक है, यूएस का जो डेमोक्रेसी है, ये सवाल पूछने में नंबर वन है। अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे, एंड यू हैव टू आंसर। इफ़ यू डू नॉट आंसर, सॉरी इफ़ यू कैन नॉट आंसर, देन आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और एक और बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि ट्रम्प साहब से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप कहाँ थे वियतनाम वॉर के दौरान। वियतनाम वॉर के दौरान आप कहाँ थे? क्या आप उस जंग में हिस्सा लिए थे? आपने आपने क्या जंग में लड़ाई लड़ा था? आंसर विल बी नो। मतलब ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ट्रम्प वियतनाम वॉर में नहीं था, एक बहाना देके वहाँ से भाग गया। उसका क्या प्रॉब्लम था कि वो बोलते फिजिकली डिसेबल्ड ऐसा कुछ उसने बहाना निकाला था। मैं बहाना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मूवी देखा होगा फॉरेस्ट गंप। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, वहाँ पे जब जब जो मोस्ट इन एलिजिबल जो है, मेडिकली इन अनफिट जो है, उन्हें भी भेजा गया था। तो ट्रम्प क्यों नहीं जा पाया? असली बात यह है कि वो यूएस में बैठ के पैसा छाप रहा था। ठीक है, उसको अपनी जान बचाने का शौक चला था। ठीक है, इसलिए वो वियतनाम वॉर में नहीं गया। तो अगर कल को अगर उससे कोई अगर ये सवाल पूछे तो वो कैसे अवॉइड करेगा? हालांकि वो अवॉइड करने में नंबर वन है। ठीक है, लेकिन वो क्या किस बेसिस पे वो अवॉइड करेगा ये सवाल को, कि जब उससे पूछा जाए कि आप वियतनाम वॉर में क्यों नहीं गए थे, एंड आर यू सेंडिंग योर सन योर डॉटर्स टू ईरान टू फाइट अगेंस्ट करंट इस्लामिक रजीम ऑफ ईरान? द आंसर विल बी बिग नो। तो बोलेंगे अगर आप नहीं भेज रहे तो हम हमारे बच्चों की मरवा रहे हैं। उस वक्त ट्रम्प के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो एंड ऑफ द मैटर ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा, ज़मीन पे इन्फेंट्री वाले होना चाहिए, तब जाके रेजिम चेंज होगा, तब जाके यूएस का जो एक्चुअल जो गोल है वो वहाँ पे तब्दील होगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी बात आ सकता है, मतलब कह सकते हैं, सॉरी एक मिनट में इसको ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे एक और बात उभर के आएगा, वो है कि इसराइल अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं, डैम गुड फाइटर। ठीक है, इसराइल भेज सकता है, और इसराइल अगर भेजे तो वहाँ पे पलट का सवाल नहीं आएगा, ये भी एक बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि यूएस अगर एयर सुप्रीमेसी दिखा रहा है, ठीक है, कंप्लीट एयर डोमिनेंस, और इसराइल अपना मतलब ट्रूप्स भेज रहा है, हाँ, तब जाके बात कुछ और बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसराइल का एंगल नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यूएस का एंगल। ठीक है, ओके, let me wrap it. Okay, now moving on to third most important axis, most important, that is the Russia China axis for Iran. ये रशिया चाइना एक्सिस जो है ना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक है, मतलब यूएस के लिए। ठीक है, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं साफ सीधी बात में, सिंपल सी बात में मैं कह देता हूँ, यूएस और रशिया के साथ, सॉरी चाइना और रशिया के साथ ईरान ने एक डील साइन कर रखा है, एक डील। ठीक है, डील मतलब एक ट्रीटी, काइंड ऑफ ट्रीटी। रशिया के साथ उसका है 20 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, सॉरी स्ट्रेटजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, विथ रशिया। ये कब साइन हुआ था? 2025, मतलब पिछले साल को। पिछले साल जब ईरान इजराइल वॉर हुआ था, जो जून के महीने में, उसी के तुरंत बाद, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर को, सितंबर या फिर अक्टूबर को, ये मतलब लागू किया गया था, मतलब साइन किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके तहत क्या होगा? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ये वर्ड अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और चीन के साथ क्या हुआ था? चीन के साथ हुआ था 25 ईयर्स कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन विद चाइना, 25 ईयर्स कॉपरेशन। ये कॉपरेशन कैसा है? ये इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये स्ट्रेटजिक कॉपरेशन है। ठीक है, और इस कॉपरेशन के तहत चीन ईरान में लगभग $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, बीआरआई का भी यहाँ पे एक मुद्दा है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल चाइना और रशिया का यहाँ पे ईरान में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उनके कॉपरेशन भी है। हालांकि चाइना और रशिया अभी तक ओपनली लड़ने नहीं आया है। ठीक है, इसका भी एक
पहलू है। मैं आपको इसको रब करके समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया के पास एक ब्रह्मास्त्र जैसा है, गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ ब्रह्मास्त्र जैसा है, ठीक है, वो है S-400। हालांकि S-400 का जो यहाँ पे लाइसेंस का जो मामला है जो है ये काफ़ी पेचीदा है। ये रशिया ने इंस्टॉल किया है सीरिया में, ठीक है। सीरिया में S-400 है, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो अगर मान लीजिए S-400 ईरान ने खरीदा है, मान लीजिए क्या खरीद के रखा है उसने, यूज़ नहीं कर रहा है, अगर यूज़ करेगा तो क्या होगा, यूज़ करने के रशिया से परमिशन चाहिए उसका, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है ना वो रशिया के हाथ में। अगर रशिया अगर कल को S-400 यूज़ करेगा इस वॉर में, तो तब ये होगा कि तब ये नहीं पता जाएगा कि ईरान हैज़ फायर्ड S-400 टू इज़राइल और USA। तब ये कहा जाए कि रशिया हैज़ फायर्ड, और तब रशिया का एंट्री हो जाएगा बाकायदा, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रशिया ने अभी तक इसका सैंक्शन नहीं किया, मतलब ओपनली अलाउ नहीं किया कि आप जाइए और S-400 से ठोक दीजिए US को, ठीक है। तो ये एक बहुत पेचीदा हिसाब बनता है, साथ है तब भी नहीं है, साथ नहीं है तब भी है। इसीलिए खुमैनी को ये बात कहा गया था कि उनके जो दोस्त है लेकिन दम भी नहीं है, मतलब दिखने में है लेकिन हकीकत में कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। ये एक बात बनता है। लेकिन चाइना, रशिया एक और तरफ से वो मदद कर रहा है, और वो है स्पाई सैटेलाइट से, स्पाई सैटेलाइट, ठीक है। उसका नाम है खय्याम, ठीक है। खय्याम प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, KHAYYAM, खय्याम। ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो रशिया ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और चाइना किस तरफ से मदद कर रहा है? चाइना वो नेविगेशन के लिए उसने प्रोवाइड किया है बेइडो, ठीक है, बेइडो 3 ऐसा कुछ है, मतलब बेइडो उसका नाम है, इसे नेविगेशन करवाता है, नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन के लिए मदद कर रहा है ईरान को, ठीक है। डायरेक्ट लाइव लोकेशन सेंड कर रहा है चाइना ईरान को। तो ये एक रशिया चाइना एक्सिस है ईरान के लिए, जो ईरान के लिए बहुत फ़ायदेमंद तो साबित हो रहा है, लेकिन अभी तक कितना उसने फ़ायदा लिया है तो वो तो सवाल बनता है इसके ऊपर, ठीक है। बट आप अगर कोई ऐसा सोचे कि ईरान निहत्था है, ईरान कुछ नहीं कर सकता, दैन इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके पास भी ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस जो है ना वो लिमिटेड है, बट लिमिटेड ऑप्शन जो है वो ऑल फॉर ऑल, सॉरी वन फॉर ऑल है, वन फॉर ऑल। कैसे? मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। लिमिटेड एम्यूनिशन ऑफ USA, पहले इसको समझते हैं, बाद में हम इस मतलब एस्पेक्ट को भी समझ लेंगे। ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही लिख लेता हूँ, लेट मी रब इट। ओके, लिमिटेड एम्यूनिशन। हाँ, देखिए US के पास जो पैट्रियट मिसाइल है जो यूक्रेन में लगभग ठीक ठाक फंक्शन मतलब काम किया है, लेकिन रशिया का जो मिसाइल है थार्ड, ये भी कम नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो पैट्रियट जो है साल में सालाना कितना उसका प्रोडक्शन होता है? 600 से 700, 600 से 700 मिसाइल मतलब US प्रोड्यूस करता है हर साल। लेकिन अभी ये सब तो ईरान में वो झोंक नहीं सकता, क्योंकि कुछ हद तक वो यूक्रेन में भी दे रहा है, यूक्रेन में सप्लाई चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत जगह पे उसने डिफेंस के लिए रखा होगा। तो एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि जितना हो सके वो भेज रहा है, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक लिमिटेशन है, लेकिन 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 ईरान के पास वो लिमिटेशन नहीं है। ईरान का क्या हुआ? जिस देश का टॉप लीडरशिप खत्म हो चुका है, वो अभी किस मूड में रहेगा? वो भी रहेगा मतलब ठोक दो, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये उनका अप्रोच है, ये उनका स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगा, ठीक है। तो US के पास लिमिटेड वेपन्स है, ये US को पहले से बोला गया था ट्रम्प साहब को, उन्हीं के चीफ स्टाफ ने बोला था, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। बिकॉज ट्रम्प इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जिसे चापलूस पसंद है, ठीक है। अपराइट लोग पसंद नहीं है, उसे चापलूस पसंद है। तो यही उसका मिसकैलकुलेशन है सबसे बड़ा, ठीक है। और उसने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लगा दिया, आई थिंक जेराल्ड फोर्ड, यस, एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड उसको लगा दिया है इसराइल की सपोर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी एक मिसकैलकुलेशन है। किस तरह से? देखिए, जेराल्ड फोर्ड जो था, जेराल्ड फोर्ड ये वेनेजुएला में गया था, ठीक है। वेनेजुएला में जब मदुरा को किडनैप किया गया था, मतलब किडनैप ही कहूँगा, ठीक है, जब किडनैप किया गया था। लेकिन वहाँ से अभी वेनेजुएला से मतलब कैरिबियन सी, वहाँ से अभी यहाँ पे इसराइल की तरफ लेके आए, मेडिटेरियन से होके। अभी उनका क्या है, जेराल्ड फोर्ड के जितने भी सेलर्स है उनका मोरल डाउन है। जी हाँ, ये आप शॉकिंग लगेगा बट इट्स ट्रू, क्योंकि वहाँ पे जो हालत जो है वो बहुत ख़राब है। यह बात यहाँ तक आया कि उनका जो लेटरिन का जो पाइप जो है वो वहाँ वो तो ब्लॉकेज हो चुका है, ठीक है, अंदर गटर मच चुका है।
ऐसा ही बात निकल के आया है। ठीक है, तो उनका जो मोरल जो है वो इतना हाई नहीं है, और फौज है मोरल पे चलता है, मैन बिहाइंड द मशीन। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है जो ट्रम्प साहब ने नोटिस नहीं किया, और वो आनंद फानंद में कूद गए। पता नहीं उनको उनके जो कंसल्टेंट जो है, एडवाइज़र जो है, वो किस चीज़ का नशा करके एडवाइस देते हैं, राम जाने। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज ईरान इज इन मैसिव रिटालिएशन मोड। अरे हाँ, ईरान इज इन मैसिव रिटालिएशन मोड। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर जब ईरान इसराइल वॉर जो हुआ था, ईरान इसराइल वॉर, उसमें क्या हुआ था, ईरान इसराइल अटैक किया, एंड अटैक करने का लगभग 18 घंटा लगा रिटालिएट करने में, 18 घंटा। लेकिन इस बार 1 घंटे के अंदर रिटालिएट हो गया। लेकिन इस ये तो है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आर्म फोर्सेस हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन खुमैनी ने पहले से क्या कर दिया था, उसने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया था, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। क्यों? उसको इस बात का आशंका था कि वो मर सकता कभी भी, और मर भी गया। ठीक है, तो उसने बोला था कि डिसेंट्रलाइज कर दो, जितने भी जहाँ पे भी कमांड है इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, एंड परहैप्स दिस इज़ द रीज़न वाई यूएसए ने, सॉरी ईरान ने इस बार बहुत कम समय लिया, 1 घंटे के अंदर उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। ये है ईरान का मैसिव रिटेलिएशन मोड। ठीक है, अभी ईरान के पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो बहुत ही ख़तरनाक ऑप्शन है, और ये सॉरी एक नहीं, 2 ऑप्शन है। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है, लेकिन चांसेस है कुछ हद तक, लेकिन बहुत कम, मतलब माइनर चांसेस। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा आपका, ले लीजिए अब्राहम लिंकन। ठीक है, लिंकन जो आ रहा है वो कोशिश करेगा स्वार्म ड्रोन अटैक करके उसको पूरा डुबो दे। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया उसने, ठीक है, एक अगर डुबो दिया तो इससे यूएस की पतलून गीली हो जाएगी, सरकार गिर सकती है, जस्ट लाइक वियतनाम वॉर। ठीक है, लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे, एंड यूएस के पास कोई आंसर नहीं होगा, खासतौर पे ट्रम्प साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमी। ईरान विल सिंक वर्ल्ड इकोनॉमी, इधर इट विल सिंक लिंकन और वर्ल्ड इकोनॉमी। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसने ब्लॉक करके रख दिया है, सबको रोक देगा वहाँ पे। चीन को तेल नहीं मिल रहा है, इंडिया को तेल बंद हो जाएगा मिलना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे लोग? तब मेजर पावर्स जो है वो इंटरवीन करेंगे यहाँ पे। ये चाहेगा ईरान, वो बोलेगा कि आप लोग आइए और इंटरवीन कीजिए, और इस प्रोसेस में यूएस का जितना हो सके नुकसान होगा। ठीक है, तो यूएस का नुकसान जो है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है वो पहले डिस्कस कर लूँ, देन आई विल कम टू ट्रम्प साहब। ओके, इंडियाज़ ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बढ़िया ऑप्शन ये है कि देखिए, इंडिया अभी क्या ग्लोबल लीडर होने के मतलब दौर में है। ग्लोबल लीडर, इट्स अ गुड थिंग, सपना देखना अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन उसको तो हकीकत में बयान करना पड़ता है ना, तब्दील करना पड़ता है। तो तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो अभी जो वेस्ट एशियन क्राइसिस जो चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हद तक ईरान हिंदुस्तान का सुनेगा। ठीक है, ईरान हिंदुस्तान को सुनने का एक पॉसिबिलिटी है, अगर सुना। और इसराइल तो हमारा अच्छा दोस्त है, इसराइल इज़ आवर गुड फ्रेंड, वो सुनेगा। यूएस, देखिए यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो प्रेसिडेंट से थोड़ा अलग हटके चलता है। ये एक कटु सत्य है, कटु सत्य है। ठीक है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो जिस तरफ चलता है उस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग ही चलता है। तो यूएस, इसराइल और ईरान, यहाँ पे जो ट्रायंगल जो बनेगा ना, इसमें इंडिया का एक अच्छा रोल हो सकता है। इंडिया के तीनों को अगर समझा सके कि आप लोग इस जंग को रोकिए, 3 नहीं, अब से 2 को ही ले लेते। अगर दोनों को अगर समझा लिया, अगर डीएस्केलेशन मोड में लेके आ गए, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भारत का छवि चमकेगा, और ग्लोबल लीडर का जो होने का जो ख्वाब जो है वो मतलब रियलिटी की ओर जाएगा, यही बात है। ठीक है, तो ये एक इंडिया के लिए ग्लोबल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड इंडिया शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक पॉसिबिलिटी बनता है, एंड इंडिया शुड थिंक अबाउट इट टू मेक इट हैपन। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प साहब बोल रहे कि ही इज़ इन मूड ऑफ स्ट्रेचिंग दिस वॉर अप टू 3 to 4 weeks। हिमाकत नहीं है कि वो 3 से 4 हफ्ते तक ले जाए। क्या करेगा 3 से 4 हफ्ते तक युद्ध करके? उसको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है। वो ईरान को मिसकैलकुलेट कर रहा है, वो ईरान को भूल रहा है कि ये कौन सा ईरान है। ये वो ईरान है जो 9 साल तक लड़ चुका है। मैं बार बार इस वर्ड पे एम्फोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस देश के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो जब लड़ता है तो वो उसका लेवल कुछ और ही होता है। और यूएस का जो जो कल्चर जो कहता है, उनका जो क्या कहते हैं, पिछले 17 साल का जो इतिहास जो कहता है, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री जो कहते हैं उसका, जब बॉडी बैग्स आते हैं, कॉफिन में बॉडी जब आते हैं, तब वो सवाल पूछते हैं अपने गवर्नमेंट से कि क्यों ये सब मरवा रहे हो, क्या कर रहे हैं आप, वाई आर यू किलिंग आर मैन। मैन भी नहीं, बॉयज़ बोले, क्योंकि कटिंग एज जो जवान मरते हैं उनका उम्र कितना होता है, लेस देन 25 ईयर्स। ज़्यादातर वियतनाम वॉर में कौन शहीद हुए थे, यही कम उम्र के बच्चे लड़के मरे थे। तो वही सवाल पूछा जाएगा। देन आई डोंट थिंक दैट ट्रम्प विल हैव एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। तब तक के लिए देते रहिए लर्न विद मैक्सिम। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ।